और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ा हुआ है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। डीपी यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नेता हैं सपा से। आलोक द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं मेरठ से। सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आप दोनों के पास ही रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले अपडेट ले लेते हैं अतुल आपसे। अतुल, क्योंकि देखिए आप इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं और सारी बयानबाजियों को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने चुनाव के दरमियान भी कवरेज की है और सभी चीजों को बारीकी से देखा है। अब जो बयानबाजियां हो रही हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव जब पूरे खत्म हो गए हैं तब एक दूसरे पर ठीकरा मरने का काम किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अगर चुनाव की बात की जाए तो काफी रोचक रहा है। उसी बीच अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता, पूर्व विधायक संगीत सोम की बात हो या फिर पूर्व सांसद की बात की जाए, संजीव बालियान की बात की जाए, तो इस वक्त आपस में कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे की अगर बात की जाए तो बोलों के बाड़ों से यहाँ पर तीरंदाजी की जा रही है। माना जा सकता है कि साराने अंदाज में संजीव बालियान संगीत सोम पर कटाक्ष करते हैं। वहीं अगर संगीत सोम की बात की जाए तो शायरी का पलटवार शायरी से ही करते हुए नजर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर माना जाए, कैराना सीट हो, सहारनपुर सीट हो, मुजफ्फरनगर सीट हो, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उसी बीच अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो नेता, यानी पूर्व विधायक संगीत सोम की बात हो या फिर पूर्व सांसद संजीव बालियान की बात हो, संजीव बालियान इस वक्त अपनी हार का ढिढोरा संगीत सोम के सर पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संगीत सोम का कहना है कि सरदना विधानसभा से कहीं ना कहीं संजीव बालियान के लिए जीत हासिल हुई है। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो संजीव बालियान अपने गढ़ में यानी बुढ़ाना और चरथावल से हारे हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से दोनों बड़े नेता आपस में कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तीरंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बोलों की बात की जाए, लगातार यहाँ पर देखने को मिला है कि एक दूसरे के लिए यहाँ पर छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, इस वक्त माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा परिवार कहा जाता है। उस परिवार की अगर बात की जाए तो आपसी मतभेद की बात की जाए, मतभेद इतना बढ़ चुका है कि मीडिया के सामने आकर के संजीव बालियान कल एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें अपनी हार का ढिढोरा संगीत सोम के सर पर फोड़ते हुए नजर आते हैं। और आज उसी के पलटवार में संगीत सोम अपनी हार 2022 चुनाव की हार को लेकर के भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि इनकी वजह से 2022 चुनाव हारना पड़ा था, लेकिन मैंने किसी भी तरह से मीडिया के सामने आकर के कोई बयानबाजी नहीं दी थी। उसी को लेकर के अगर कहा जाए कि जिस तरह से चुनाव खत्म होने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तापमान की बात की जाए, तो दोनों इस वक्त सरगमी पर नजर आने लगे हैं। दोनों आपस में टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति और तापमान दोनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अतुल, देखा जाए तो वार पलटवार का लगातार दौर जारी है और दोनों ही नेता चुप होने का, यानी इस विवाद को कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका खामियाजा चुनावी नतीजों में भी हमें देखने को मिला है। खैर, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन हमारे साथ आलोक द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव के दरमियान भी काफी बयानबाजियां हुई और इन बयानबाजियों को लेकर समझाने का भी प्रयास दोनों नेताओं को किया गया, लेकिन आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप भी इसको एक बड़ी वजह जो अंतरकलह रही है, एक बड़ी वजह मानते हैं मुजफ्फरनगर में हार की बीजेपी के? देखिए, जिस तरह से दोनों को बयान आए हुए हैं, संगीत सोम के और संजीव बालियान जी के। संगीत सोम जी ने कहा कि मैं चुनाव हारा तो उसका मैंने आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से वो संजीव बालियान को कहना चाह रहे थे कि आपने मुझे चुनाव हराया है। लेकिन संजीव बालियान और संगीत सोम जी की जो आपसी खींचतान लड़ाई रही है वो जगजाहिर है। उसे हर कोई मुजफ्फरनगर में जानता है, बाहर लोग भले जानते हैं, पर मुजफ्फरनगर को लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और संजीव बालियान का एक बयान भी मुझे आया था कि मुझे प्रशासन और संगीत सोम ने चुनाव हराया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी एक क्वेश्चन तो उठाया हुआ है, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन से संजीव बालियान जी की हार हुई है। तो उसमें अगर कोई भी छोटा मोटा नेता भी होगा तो हराने की ताकत तो रखता है। संगीत सोम जी नेता है मुजफ्फरनगर, और उसका एक जो भी रहा इनका अंतर खाने, जो भी इनकी नहीं बनती उसका पीछे रीजन जो भी रहा हो, बट हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि गुटबाजी तो चरम पर थी। संगीत सोम जी का कितना रोल है कितना नहीं तो मैं नहीं कहूंगा, ये इस बात को ये दोनों बहुत बेहतर तरीके से यहाँ के जो मुजफ्फरनगर जो स्थानीय संगठन वो इस बात को अच्छी तरह जानता था। अगर ये संगीत सोम जी ने कुछ किया है या उनके चुनाव संजीव बालियान जी ने किया है, ये देखना पार्टी का विषय है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया है। लेकिन जो भी हुआ है फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा के हित में नहीं रहा है, बल्कि समाजवादी पार्टी के किसी हित में हुई है। और दूसरा कि योगी आदित्यनाथ जी क्वेश्चन तो उठा था, तो उनको भी अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि उनकी कहाँ कमी रहेगी, उनकी चूक कहाँ पर रह गई है। खासतौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर की नाराजगी सामने निकल के आई थी, तो
तो यदि योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह जी को मनाने में सफल नहीं रहे तो इनकी भी कहीं ना कहीं नाकामयाबी है। ठीक है, डीपी यादव जी भी जुड़े हुए हैं। डीपी जी, जिस तरह से देखिए वार पलटवार हो रहा है, चुनाव खत्म हो गए, नतीजे सामने आ गए, सरकार भी बन गई है, लेकिन उसके बाद भी बयानबाजियां हो रही हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बयानबाजी का जो अंतर्कलह रही है उसका फायदा सपा उठा गई है, क्या आप इसको मानते हैं या नहीं? ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया है। ये जनता का विश्वास था कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं जो है एक तरह से लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया है और ये तो होना था दीपिका जी। ये चुनाव से पहले भी जिस प्रकार से दोनों में मनमुटाव था, सरफुटौल थी, तो इसका नतीजा तो ये होना था। और इससे पहले संगीत सोम ने जिस प्रकार से 2022 के चुनाव में संगीत बालियान के ऊपर आरोप लगाया था कि इनकी वजह से मैं चुनाव हारा हूं, हम लोगों ने इस पर डिबेट भी किया था, तो कहीं ना कहीं वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना था। लेकिन इसको हमें इससे परे भी देखना चाहिए कि आखिर इन दोनों की हार क्यों हुई। 2022 में संगीत सोम की हार होती है, फिर 2024 आते आते संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री भी थे उनकी हार हो गई। इसके जो पीछे का कारण है उसको हमें समझने की जरूरत है। देखिए, जिस प्रकार से किसान आंदोलन चले थे और जिस प्रकार से किसानों का कहीं ना कहीं विरोध उनको देखना पड़ रहा था। जब संजीव बालियान क्षेत्र में जाते थे तो किसान इनका विरोध करते थे, उनको अपने गांव में घुसने नहीं देते थे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की हार है, भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक जो राजनीति है उसकी हार है, भारतीय जनता पार्टी के नाटक नौटंकी की हार है, भारतीय जनता पार्टी के जुमलों की हार है। किसानों ने जब आंदोलन किया था, किसान दिल्ली जा रहे थे, तो इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको क्या क्या नहीं कहा था, आतंकवादी, उग्रवादी, ये किसान नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है एक भेड़िए हैं, एक ऐसे छुपे हुए चेहरे हैं जो देश की हालत को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं। तो तमाम तरह के, अब उसके तह में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम तरह के नवाजा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो उसकी हार है। ये उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उसकी हार है। और देखिए, इन दोनों को कहीं ना कहीं जो है अब एक दूसरे को जो है फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे इसी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आने वाले दिनों में देखिएगा ये अंतरकलह और बढ़ेगा और भी नेता तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें थी और उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। नैतिकता तो ये है कि योगी जी इसको अपनी हार स्वीकार करें, लेकिन अब वो योगी जी स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्योंकि वो जो है मठ से ऊपर उठ करके सत्ता सुख के में अपने को कहीं ना कहीं उसके भोग विलास में अपने को पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब जब जनता 2027 में इनको हटाएगी तभी ये हटेंगे। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये हार किसकी है। ये संजीव बालियान से ज्यादा हार जो है नरेंद्र मोदी की है, योगी आदित्यनाथ की है और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार की ये हार है। लेकिन डीपी जी, आंकड़ों में तो सबसे आगे वही है ना। माना कि आप लोगों को भी इस बार जीत अच्छी मिली है, जो आंकड़े हैं सीटें बढ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितनी गठबंधन की सीटें हैं उससे कई गुना ज्यादा तो अकेले बीजेपी की सीटें आई है ना। खैर, इस पर मैं लौटूंगी, इस सवाल पर आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। मनोज पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी से। मनोज जी, देखिए, जब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा था और तभी से देखने को मिल रहा था लगातार बयानबाजियां चल रही थी, चाहे ठाकुरों की नाराजगी को लेकर हो। इस मुद्दे को अगर इतर किया जाए तो संगीत सोम और संजीव बालियान का जो मुद्दा था वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। बयानबाजी उस दरमियान भी हुई, हालांकि प्रयास भी हुए, लेकिन उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब आखिर में सवाल यही उठ रहा है कि मुजफ्फरनगर का वो विलन कौन रहा है जिसकी वजह से डेंट पहुंचा है बीजेपी को इस सीट में भी। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? दीपिका जी, ये तो एक समीक्षा का विषय है और पार्टी इसमें समीक्षा करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पार्टी संगठनात्मक कार्रवाई भी करेगी। पर लेकिन जो मेरे मित्र डीपी यादव जी जो अपनी कुर्सी से ज्यादा उछल रहे हैं, ज्यादा उछलेंगे तो चोट भी लग सकती है इनको। मैं बता दूं इनको कि इतने उछलने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है देश में और आपको ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपको इतनी ज्यादा सीटें आपको मिल गई जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी, तो आपका ये मुझे लगता है जायज है। पर ये भी चीजें ठीक नहीं है कि बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए। मनोज जी, ठीक है, उन पर आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मैं समय दूंगी आपका पूरा। लेकिन अभी जिस सीट पर बात हो रही है, पहले उस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। क्या वजह रही, क्योंकि जिस तरह से ये बात हो रही है कि चुनाव के बाद भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अभी भी बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बड़े नेता
तमाम यही बार बार बात की जाती है कि बीजेपी बहुत ही अनुशासित पार्टी है, और ये अनुशासनहीनता किस तरह से बर्दाश्त की जा रही है, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं अपने क्षेत्र में, दोनों का ही बड़ा नाम है। दीपिका जी, बिल्कुल अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो। पार्टी से, संगठन से कोई बड़ा नेता नहीं होता, सबसे बड़ा संगठन होता है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की ये विशेष कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े से बड़ा नेता भी कार्यकर्ता की तरह काम करता है। आप ये देखिए कि अभी समीक्षा होगी उत्तर प्रदेश में, और जो भी समीक्षा में जो परिणाम आएंगे, चाहे वो बालियान जी के लिए आए हों, चाहे संजीत सोम के लिए आए हों, जो भी इस पूरे चीज में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ संगठन कार्रवाई करेगा। पर लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये एक पारिवारिक, ये संगठन में दोनों व्यक्ति बहुत मजबूती से काम किया है, क्षेत्र के विकास के लिए काम किया, सारी चीजें की हैं। अब चूंकि बीजेपी हराने के लिए काम किए हैं, ये सरकार की नीतियों की हार है पंडित जी। नहीं, देखिए डीपी यादव, देखिए बात, आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। राजनीति है जो कहीं ना कहीं झूठ की राजनीति है, जो जुमले की राजनीति है, ये उसकी हार है। इसको आप स्वीकार करिए। दोनों एक दूसरे को हराने पे तो लगे ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ठीक है मनोज, आप कह रहे हैं ये परिवार का विषय है। अगर ये एक परिवार का विषय है तो सुनिए मनोज जी, सवाल सुन लीजिए। इतनी हिम्मत रखते तो खुद अपना चुनाव क्यों नहीं जीत गए थे? आप ही बताइए कि अगर हम हमारे, वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये आपके पार्टी की हार है। ये दोनों एक दूसरे को हराने पे तो लगे ही थे। ये सब चीजें कहने की बात है, जो पार्टी की हार है, भारतीय जनता कामयाब हुए की वजह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की हार होती तो सरकार कैसे बनाते? अगर डीपी यादव की नीतियों की हार होती तो हम सरकार कैसे बनाते? हम नीतियों की हार नहीं है, हमने सरकार बनाई है, हमने सरकार, आपको बहुमत थोड़ी ना मिला है, आपको बहुमत नहीं मिला है, आपने जोड़ घाट करके सरकार बनाई है। वो सरकार कितने दिन चलती है? लेकिन गठबंधन, देखिए डीपी जी, ठीक है, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखेंगे तो सभी को समझ में आएगी आपकी बातें। चलती है ये कितने दिन चलती है तो भविष्य की बात है, लेकिन आपके सरकार को बहुमत नहीं मिला है। आपके प्रधानमंत्री भी जो 4-4 लाख वोट से जीतते थे वो 1.5 लाख पर आ गए। दीपिका जी, आप ये देखिए कि जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार खुद बना रहे थे, उसके बाद भी हमने अपने सहयोगी दलों को पार्टी में जब भी मंत्री बनाया था तब भी चीजें की। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके सब करने का विश्वास रखती है, उसी पे काम भी करती है। ठीक है। अच्छा मनोज जी, आप अभी जब अपनी बातों का जिक्र कर रहे थे तो आपने ये भी कहा था कि एक परिवार का विषय है, तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर ये एक परिवार का विषय है तो क्यों नहीं दोनों नेताओं को आपस में बैठाकर एक समन्वय, तालमेल बैठाने का काम किया गया? मीडिया के सामने इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, ये तो खुलकर सामने बातें दोनों नेताओं की ओर से ही रखी जा रही है ना, तो ये परिवार का विषय कहाँ हुआ? दीपिका जी, आप ये देखिए कि अभी परसों शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, कल मुख्यमंत्री जी वापस गए हैं, आज कैबिनेट की बैठक थी, चीजें थी बहुत सारी। अब संगठन को समीक्षा बैठक करने में, सारी चीजों में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद जो सारी चीजें होंगी वो सब सामने आ जाएंगी, वो भी आपके सामने आएंगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। पर मेरा मानना यह है कि आप जो जनता का आदेश है, जो जनता का मैंडेट है, उसे सबको मानना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी भी उसको मानती है। ठीक है आलोक जी, क्योंकि देखिए संगठन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। ऐसे में अगर मुजफ्फरनगर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कोई संगठन की ही कमी रह गई है, समन्वय नहीं बैठ पाया दोनों नेताओं को, जिस वजह से एडेंट पे पहुंचाए? क्योंकि अभी भी जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, जयचंद का दर्जा दिया जा रहा है, शायराना अंदाज में तीर दागे जा रहे हैं। देखिए, तो पहले मैं एक जवाब, अगर कांग्रेस के चल सकती है, दूसरी बात 206 सीट आती है, फिर भी 5 साल सरकार चल सकती है, तो डीपीजी इनकी सरकार 5 साल क्यों नहीं चल जाएगी? ये तो आपसे बहुत ज्यादा इनकी संख्या बढ़ी ना। 2 साल का आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हो सकता सरकार के खिलाफ कहीं कमिशन रही हो, कुछ सीजन रहा हो, उसके कारण सीटें कम आई है, पर 2 साल इसका बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सिर्फ 32 सीटें जो कम है। अगर आपके साथ जेडीयू और अगर टीडीपी आपके साथ, कांग्रेस साथ आ भी जाए, तब भी आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। आप क्यों नहीं आंकड़ों पे आ रहे हैं? सरकार आपको तब भी नहीं बन पाएगी। तो 2 साल अगर भाजपा की आई है तो भाजपा मजबूती के साथ वहां पर खड़ी हुई है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार भी बनाई है। रही बात संगीत सोम जी की और संजीव बालियान जी की, तो मुझे लग रहा है कि इस पे जो भी था, अमेरिका से रिपोर्ट भी अब तक इनके संगठन के पास पहुंच गई होगी, और इस पर जो फैसला है वो संगठन ही लेगा
उसका फैसला और कोई नहीं कर सकता है, ना डीपीजी कर सकते हैं ना कोई भी कर सकता है उसका फैसला। वो फैसला संगठन ही लेगा और मेरे संगठन के स्तर पर पहले भी चीजें उनके पास पहुंची जरूर होंगी। चुनाव के दरमियान में चूंकि खबरें ऐसी आई थी तो संगठन के पास उसमें जानकारी पहुंची जरूर रही होगी। जो उसमें उन लोग कर सकते हैं तो लोगों ने मेरे ख्याल से किया होगा, जो तब नहीं कर पाएंगे हो सकता वो अब लोग करें। तो वो मेरे ख्याल से संगीत सोम जी का और संजीव बालान जी का मामला है वो कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खियां बटोरा था। कितना सच्चाई, कितना अंदर कहां तक क्या सच्चाई थी, ये वो बस मैं पहले भी करता हूं अभी भी कह रहा हूं कि वो इन दोनों को पता है कि संगीत सोम जी ने क्या अटेंड किया है, पहुंचाया है नहीं पहुंचाया है। संगीत सोम जी ने भी एक आरोप लगाया था इशारों में कि मैं चुनाव हारा तो मैं किसके कारण चुनाव हारा। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरियां हैं, तलखियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहां तक है उसको यही दोनों बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है डीपी जी, क्योंकि देखिए अभी आपने बीजेपी नेता का भी पक्ष सुना होगा। उनका कहना है कि हार से समीक्षा कर रहे हैं और अभी जिस तरह से आलोक जी भी जिक्र कर रहे थे कि संगठन का ये मुद्दा है और उस पर मंथन किया जाएगा, क्या कमियां रही हैं वो चीजें निकल कर सामने आएंगी। क्योंकि आपने जब अपनी बातों का जिक्र किया था तो आपने कहा था कि नीतियों की कमी रही होगी, तो साफ तौर पर यहाँ तो सवाल मैनेजमेंट को लेकर उठ रहे हैं कि मैनेजमेंट में कुछ कमी रही है जिस वजह से हार का सामना करना पड़ा, खासतौर पर मुजफ्फरनगर सीट की बात कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से देखिए दीपिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कला की हार तो ही है। मैं इसको स्पष्ट कर चुका हूं कि कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन की सरकार है उसके नीतियों की भी हार है। ये नकारात्मकता की हार है, जो नकारात्मक राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, जुमलेबाजी की राजनीति की हार है और कहीं न कहीं जो नाटक नौटंकी की राजनीति है उसकी हार है। आप देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने किया कुछ नहीं देश के लिए, लेकिन जनता ने उनको बता दिया कि अब कार की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। आप बार बार झूठ बोल करके इस देश पर शासन नहीं कर सकते हैं। इनकी हार हो गई है नैतिक रूप से। अब ये जोड़ गांठ करके सरकार भले बना ले, तीसरी बार ये सरकार में आ गए, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है कि सरकार कितने दिन चलेगी। अभी टीडीपी, जेडीयू और भी तमाम सहयोगी दल हैं। अभी देखिए जो आपके अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको इस तरह आंकड़ा मिल जाता 290-91, तो क्या आप लोग जोड़ तोड़ के सरकार नहीं बनाते? नहीं, जोड़ तोड़ के सरकार नहीं, तो क्या तब आपकी सरकार जोड़ तोड़ की सरकार नहीं कहलाती? नैतिक रूप से जो हार होती है उसकी बात अलग होती है। जोड़ तोड़ की सरकार, मिलजुल करके सरकार, अटल बिहारी जोड़ तोड़ की सरकार, गठबंधन तो आपने भी बनाया था ना, इसी तरह गठबंधन उनका भी 2014 से चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि चुनाव के बाद जोड़ तोड़ किया गया है, जोड़ तोड़ तो पहले से ही हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो नकारा है भारतीय जनता पार्टी को, उससे विचार करना चाहिए। ये किसान विरोधी नीतियों की हार है, ये बेरोजगारों जोड़े हैं वो चुनाव के बाद जोड़े हैं, चुनाव से पहले का संगठन है हमारा और ये आपका कोई नया संगठन नहीं है, ये तो बहुत पहले से बना हुआ है। अरे भाई ये तो आपके ऊपर लागू होती है बात कि जो आपने गठबंधन बनाया था उसकी हालत क्या हो गई। हर एक व्यक्ति ने अपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, हर एक व्यक्ति ने अपने वादे किए जनता के साथ, और आज ये आपकी हालत क्या है आप खुद ही देखिए इस बात को। अरे आप अयोध्या में हार गए, आप अयोध्या में हार गए, प्रभु राम ने आपको पटका है। अब तो थोड़ा शर्म करो भाई पंडित जी। अब तो अरे भाई क्या फर्क पड़ता है उस बात से, आप मुझे बताइए। चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है डीपी यादव जी। ये कुछ चुनाव में ऐसा नहीं है कि हमेशा आप जीतते ही रहते हैं, हारते भी हैं आप चुनाव में। और ये आप देखिए आपके साथ क्या हुआ। हम तो यही कहते हैं कि ये चुनाव है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस प्रकार से आप जीत में दम्भ भर जाते हैं, घमंड में भर जाते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए था। पिछले 10 सालों में जो आपने तांडव किया जीत करके, जनता के जनादेश का आपने अपमान किया, उसका मखौल उड़ाया, किसानों के साथ जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों, उग्रवादियों जैसा व्यवहार किया, उनको अपराधियों जैसा व्यवहार किया, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए, तो हार नहीं होगी तो क्या होगी आप बताइए। आपने प्रभु राम का मजाक उड़ाया, आप प्रभु राम को लाने वाले कौन होते हैं ये बताइए। ये हार आपके पैरामीटर पे, भारतीय जनता पार्टी के पैरामीटर पे कोई हार नहीं है। आप ये देखिए हम पहले भी सरकार में थे, आज भी सरकार में। अच्छा चलिए ठीक है, एक प्रतिक्रिया आलोक जी से भी ले लेते हैं। आलोक जी, क्योंकि आप दोनों ही नेताओं की प्रतिक्रियाएं को सुन रहे हैं और जोड़ तोड़ की जो सरकार है उसको लेकर बहुत वाद विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि ये सिर्फ यहाँ का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो नेता हैं इसको लेकर बातें कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये इनका पीपल अलायंस था इंडिया का, जो सरकार बनी है, तो मुझे लगता है कि उनका कोई वैचारिक मतभेद था, बल्कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जरूर जो ऐसे दल आ गए जिनका आपसी वैचारिक मतभेद रहा है, उनके बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन था कि वो नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। उसी चक्कर में लोग आए। सोशल मीडिया में एक बात चल रही थी कि इंडिया की सरकार नहीं बनने से ये नुकसान हो गया कि हमें मालूम चलता है कि इस बारात का दूल्हा कौन था।
तो एक मजाक चल रहा था, टूटम भी कर रहा था, बात दूल्हा कौन चल पाया है। एक बात देखिए, अभी सरकार, मुझे लगता है कोई खतरा नहीं है, सरकार चूंकि एनडीए सरकार बनी हुई है, यदि बाहर से किसी दल को लाते सरकार बनाते तो एक समस्या आ सकती थी। और कहीं न कहीं जो दोनों दल है वो पहले ही भाजपा साथ रहे हैं, और नुकसान ये कि पहले भी लोग भाजपा से अलग हो क्योंकि चुके ये हैं। जो अलायंस था ये प्री पोल अलायंस था, और ऐसे में ये सवाल उठना बेहद गलत है। पोस्ट पोल अलायंस होता तो तमाम तरह के सवाल उठते और ये बात जायज भी होती। फिलहाल क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए आप तीनों से ही मैं माफी चाहूंगी और यहीं पर इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद जो कुछ सीटें ऐसी रही हैं जहां पर अब काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है, उनमें से एक मुजफ्फरनगर सीट भी है जहां पर आपसी दो बड़े नेताओं में अंतर्कलह की बात सामने आ रही है। फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए यूपी की ललकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।